नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहली इकाई हम पूर्ण कर चुके हैं और आज से हम दूसरी इकाई पर ध्यान देंगे। दूसरी इकाई में पहला पद्य धरती का आंगन महके, जिसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। आइए सर्वप्रथम हम कवि दीक्षित जी से परिचय कर लें। जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2012। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियां: अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी: प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। कवि दीक्षित जी धरती माता की महत्ता को समझाते हुए किस प्रकार से हम धरती माता की रक्षा कर सकते हैं, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आइए सर्वप्रथम हम कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। खोलिए पेज नंबर 25 पर आप देखेंगे। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल की का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, वसुधा के जयगान से। जी हाँ, ये उसी धरती की बात कर रहे हैं कवि प्रकाश दीक्षित जी, जिसको कभी, जहाँ पर जिसकी भूमि से सोना उगला करती थी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इसी धरती माता की रक्षा आज हम सब बच्चों को मिल करके किस ढंग से करना है, यहाँ पर इसी भाव को चित्रण किया है कवि प्रकाश दीक्षित जी ने। कवि का कहना है कि धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेल सब धान से। कवि कहता है कि हे बच्चों, इस धरती का आंगन जो है, इसमें इतनी प्रेम की सरिता बहा दो, इस ढंग से अपने कर्म को करके दिखाओ, इस ढंग से विज्ञान का सदुपयोग करो, इस ढंग से सही उपयोग करो कि अपने कर्मों से, अपने ज्ञानमयी कर्म से और विज्ञान की मदद से हम ऐसे कार्य करें
कि सफलता के फूलों की महक चारों तरफ फैले। और तो और ऐसी नदियां, हमारे अच्छे कर्मों से ऐसी नदियां प्रवाहित हो जाएं कि खेत खलिहान धन धान्य से लहलहा उठें। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का कहना है कि हमें अपने कर्म को इतना सुदृढ़ बना लेना चाहिए और इतना सुगम ढंग से उपयोग करना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसमें विज्ञान की मदद से हमें इस ढंग से कर्म के परिणाम को लोगों के सामने दिखाना है कि हमें सफलता के फूलों की महक महसूस हो और साथ ही साथ पूरे समाज में फैले। और तो और हमारे अच्छे कर्मों में ऐसी नदियां प्रवाहित हों प्रेम भरी कि सारे खेत खलिहान सब धन धान्य से भरे पूरे हो जाएं। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। इसके शब्दार्थ लिखते चलेंगे। सरिता का अर्थ हुआ नदी, प्रवाहित करना फैलाना, अभिलाषाएं कामना, मुस्काएं मुस्कुराना, आशाओं उम्मीद इच्छा, छाह का अर्थ छाया, विश्वास आस्था, राह मार्ग। कवि कहता है कि अभिलाषाएं नित मुस्काएं, नित मतलब लगातार। हे राही ऐसा कर्म कर कि अभिलाषाएं लगातार हमारी कामनाएं मुस्कुराते रहें और वह जो आशा की किरण है, वह जो उम्मीद की किरण है, उम्मीद का जो भाव है वह कभी कम न होने पाए और उम्मीदों की छाया तले हमारी इच्छाएं हर समय मुस्कुराते रहें, ताकि जो उम्मीद है, क्योंकि उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, दुनिया कायम है। और तो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम बढ़ाते हुए हमारे पैरों की गति जो है वह रुकने ना पाए और अनुशासित ढंग से हम प्रगति की ओर लगातार विश्वास करके आगे ही आगे अपने मार्ग में, अपने राह में बढ़ते रहें। और तो और कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं, शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि कहता है कि यह जो शिल्प कला है, हम विश्वास तो रखें, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए फल और फूलों से संपन्न इस धरती का जो शिल्प कला है, कला से परिपूर्ण यह धरती जो लौह पूरी तरह से सुशोभित है, ऐसे शिल्प कला के कुमुदों की माला हम हाथ में लेकर के चलें। कवि कहता है कुमुद मतलब, कुमुद एक प्रकार का सफेद फूल है जो कमल के समान होता है। हार मतलब माला, यहाँ पर फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। इस ढंग से हम अपनी कला के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार हर जगह इस धरती को सजा दें, पूरी तरह से इसका श्रृंगार कर दें और इसको इस ढंग से इसकी सजावट हो कि चारों तरफ यह फल और फूलों से हरी भरी होकर लहलहाती रहे। इस प्रकार से हम अपने
नए नए निर्मित शिल्प कलाओं के द्वारा हम अपने धरती को फल और फूलों से हरा भरा कर सकते हैं। कवि कहता है कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहता है कि चाहे युग कैसा भी हो और स्थान कोई भी हो, मानव के साथ बच्चों दुख सुख लगे ही रहते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि संसार में दुख अधिक है और सुख कम है। लेकिन वहीं पर यह नहीं भूलना चाहिए कि राम, मोहम्मद साहब, जरथुस्त्र, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज और संसार के दुखों को दूर करने में अपना जीवन लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि मानव प्रकृति का श्रेष्ठ प्राणी है और मानव ने इस चंद्रमा पर जाकर के मंगल जैसे ग्रहों की यात्रा करके उसने बहुत ही बड़ी ख्याति अर्जित किया है। मानव ने अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति में ही जन्म लिया, पर अन्य प्राणियों की तुलना में इसने अपना विकास बड़ी तेजी से किया। तो कवि का कहना है कि बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य जो है प्रगति के राह पर चल रहा है, लेकिन उसी में ये जो विज्ञान है यह हमारे लिए एक तरफ तो वरदान है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध शस्त्रों के आविष्कार खोज ने इसे अभिशाप बना दिया है, जिसके कारण हमारी सभ्यता खतरे में पड़ गई है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम विज्ञान के ही देन हैं। मनुष्य मात्र का नामो निशान मिटा देने वाली विषैली गैस भी विज्ञान के द्वारा ही खोजी गई है। इसलिए विज्ञान की ऐसी विनाशकारी खोज मानव सभ्यता के लिए सरासर हानिकारक है। कवि प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि ऐसे यह सचमुच यह सत्य है कि विज्ञान मानव समाज के लिए अलादीन के चिराग के समान है और मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाए तो यह वरदान साबित होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यह अभिशाप बन जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस विज्ञान का सही ढंग से सही उपयोग करें। कितनी सुंदर बात कही है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने। सांस सांस जीवन पट बुन कर, प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका, मन सुंदरता आंकती। कवि का कहना है कि हमारी सांस सांस हमारे जीवन का वस्त्र बुनती है। जब तक जियो तब तक सियो वाली बात है कि यह मनुष्य जो है यह एक एक सूत जोड़ करके एक वस्त्र का निर्माण करता है, तो उसी प्रकार से एक एक सांस जो है वह हमारे जीवन को जीवित रखती है। पट मतलब वस्त्र, कपड़ा, तन का अर्थ है शरीर।
सलाका सलाई, आंकना, मूल्य बताना या अंदाजा लगाना। कवि प्रकाश जी कहते हैं कि यह जो सांस सांस एक एक सांस हमारी शरीर से जो निकलती है, यह हमारे जीवन को बहुत ही बड़ा डोर प्रदान करती है, बहुत बड़ा, हमें कहना चाहिए कि औषधि प्रदान करती है। जब तक सांस चल रही है हम सब इस धरती पर चलते हैं। जिस दिन सांस की डोर इस शरीर से अलग हो गई, उस दिन हमारी अस्तित्व, हमारी प्रतिभा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कवि का कहना है कि हमारे प्राणों को, हमारे शरीर को अंदर से ढक कर रखती है। तो हमारे सदाचार, हमारी अच्छाई में भी वही तालिका है, वही श्रेणी है जो हमारे मन की सुंदरता को आंक कर रखता है। हमारी अच्छाई जो है हमारी मन की सुंदरता को अपने आप आपो आप व्यक्त कर देती है। हमारी अच्छाइयाँ जो है हमारे व्यक्तित्व का प्रमाण होती हैं। कवि कहता है कि जीवन में सदाचार को महत्व दे करके, हम अपने अच्छे आचरण को महत्व दे करके, हम अपने अच्छे आचरण का व्यवहार करके हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और दूसरे के विश्वास को हम हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने मन को भी सुंदर बना सकते हैं। कवि कहता है, और जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक हमारे विचार में सुंदरता नहीं आएगी। कवि कहता है कि प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहता है कि ये जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, जो प्रतिभाएं हैं, जो गुण हैं, इसका नाप तोल हमारी बुद्धि की ऊंचाई करता रहता है। ठीक उसी प्रकार माउंटेन एवरेस्ट की तरह मेधा मतलब बुद्धि, पैमाना नाप तौल, मानवता इंसानियत, नव निर्माण की हमारी शक्ति, हमारी चतुरता, हमारी बुद्धिमानी, हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी, हमारे गुण, हमारी विशेषताएं, हमारी काबिलियत, हर एक चीज जो है हमारे मन की बुद्धि इसे मापता रहता है, लेखा जोखा करता रहता है। तो हमारे कार्य जो है मानवता के हित में होने चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हितों से बढ़ करके और कोई दूसरा बड़ा धर्म इस युग में नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर मानवता के हित की भावना होनी चाहिए। दूसरों के लिए हम कार्य करें, लेकिन दूसरों की भलाई किसमें है उसके मन की गहराई को जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इतनी प्रतिभा हमें पर्याप्त, हमें ईश्वर के द्वारा यह दिया गया वरदान है, यह भेंट है कि हम प्रतिभाओं को आंक सकते हैं, उसे नाप तोल सकते हैं और जितना हो सके अपने जीवन का सही अर्थ दे सकते हैं, सही मायने दे सकते हैं। इस जीवन का जीना तभी सफल होगा जब हम कुछ कर दिखाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अन्यथा यह जीवन निरर्थक है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो मनुष्य रूपी जन्म में हम इसका सही ढंग से सदुपयोग करें। कवि कहता है
कि मानवता की राह पर चलना चाहिए। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हमारा यह जीवन रूपी वस्त्र भी बुनता चला जा रहा है और शरीर में प्राण है। और जब तक प्राण है तब तक हमें अच्छे आचरण को रखना चाहिए, अच्छे आचरण का व्यवहार करना चाहिए। कवि आगे कहता है, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि अपने प्रेम से, अपने प्रेम रूपी प्रकाश से, स्नेह प्रेम प्रभा प्रकाश, परिधान पोशाक, आवृत ढकना, अर्चना मतलब पूजा पाठ उपासना करना, वसुधा धरती पृथ्वी, जयगान मंगल गान से। कवि कहता है कि हम अपने मंगल गान से हम अपने आत्मा को स्नेह के चमकदार पोशाक से ढक दें और हम सब मिल करके इस धरती माता की अर्चना करें, उपासना करें और पृथ्वी का जय जय गान करें। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह, मित्र बंधुत्व की भावना, अपनत्व की भावना यह बरकरार रहेगी। यह सब कुछ तभी संभव हो पाएगा कि हम अपने धरती माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दें। कवि का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी आत्मा को स्नेह प्रभा का परिधान पहनाकर हमें मिलजुल कर इस धरती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसकी जयगान करनी चाहिए। आइए स्वाध्याय पे चलते हैं हम। स्वाध्याय पे आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और 4 काव्य के अनुसार आप इसमें से खोज कर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, 4 आप मेधा की ऊंचाई नापेगा इसको भी, और प्रश्न नंबर 4 मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ कहाँ पहुँचा है, इसका उत्तर लिखेंगे आप कि मानव अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक पर पहुँचा है, मंगल पर पहुँचा है। और मेधा की ऊंचाई नापेगा कौन? प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें वसुधा का जयगान। तो इसी प्रकार से धरती का आंगन किससे महके? कर्म, ज्ञान और विज्ञान से। धरती का श्रृंगार किनसे करना होगा? फल, फूल, हरियाली, शिल्प कलाओं से, अपनी क्रिएटिविटी से। और कवि की अपेक्षाएं क्या क्या हैं, क्या क्या वो अपेक्षा कर रहा है हमसे? सबसे पहले तो ये कि विनाशक अस्त्रों का निर्माण हम न करें और इसका मनुष्य से कोई संबंध न हो, केवल देश के हित के लिए हम ऐसे अस्त्रों का उपयोग करें और स्नेह प्रभा के परिधान से आत्मा को आवृत करें, मिलजुल कर धरती माता का जयगान करें और ऐसी सरिता प्रवाहित करें जिससे सारे खेत खलिहान धन धान्य से संपन्न बने रहें। नीचे आप भाषा बिंदु पर देखेंगे, शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे शरीर, इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है, और मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ, पाठ में आए सभी प्रकार के सर्वनाम को ढूंढ करके अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। सर्वनाम पढ़ाया जा चुका है आपको, उसमें जो भी आपके सर्वनाम शब्द मिलते हैं, पाठों में आए सभी
प्रकार के सर्वनाम ढूंढ करके आप लिखेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आपका गृह कार्य है, कविता की सभी पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे। इसको ध्यान में रखिए, कविता की हर 2-2 पंक्ति को एक साथ लेकर के उसका भावार्थ लिखेंगे आप, और उसमें आप इसका प्रयोग करेंगे हर परिच्छेद के पहले, हर पैराग्राफ के पहले जब भावार्थ लिखेंगे आप, उससे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप भावार्थ की शुरुआत करेंगे और हर 2-2 लाइन का भावार्थ लिखेंगे आप। कविता में प्रयुक्त लयात्मक शब्दों को छांट कर लिखेंगे, जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसे आप छांट कर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।